आपसे जानना चाहूँगा, इस समय एक इन्वेस्टर, और क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, एक इन्वेस्टर क्या अप्रोच रखे इस मार्केट में? क्या एक ये थ्योरी हो कि अभी कुछ समय के लिए मैं अपना साइड लाइन पे बैठूं, या इस गिरावट में और ऐड करूं? बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा। धन्यवाद अनुज और श्रेया, सबसे पहले तो फॉर हैविंग मी। आई थिंक जैसे आपने कहा और प्रकाश जी ने कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन मार्केट के बाहर भी नहीं रहना है। क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज, मौके जो हैं बार बार नहीं आते। इतनी वॉलेटिलिटी जो हमने देखी है पिछले, नॉट ओनली वॉर की वजह से पिछले 2 हफ्तों में, लेकिन उसके भी पहले जब हमने ट्रम्प के जो टैरिफ की वजह से जो वॉलेटिलिटी देखी थी, उसमें भी हमने देखा कि काफी सारे अच्छे स्टॉक्स बहुत ही अननेसेसरली पिट चुके थे, और उसमें भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिली थी। तो जब जैसे ऐसे मौके आते हैं अपॉर्चुनिटी के, तो उन्हें उनमें बिल्कुल बाहर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक एक साथ जाके एक ही दिन में इन्वेस्ट कर ले। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले तो ब्रॉड पिक्चर क्या है कि पिछले 20 30 35 साल में हमने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, टेररिज्म के, वॉर लाइक सिचुएशन के, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के, डॉट कॉम बबल के, पोखरण ब्लास्ट हुए थे। तो टेररिज्म लिंक्ड, मिलिट्री लिंक्ड, पॉलिटिक्स लिंक्ड, जियो पॉलिटिक्स लिंक्ड, हमने बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं। लेकिन एक बड़ा जो चेंज हुआ है ग्रेजुअली, मैं कहूंगा एक साथ नहीं हुआ है, वो है कि एक तो इंडिया की जो साइज है अब बहुत बड़ी हो चुकी है। $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमिक साइज है। हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हमारी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बहुत ही रोबस्ट हो चुकी है, और इंडिजिनस इक्विपमेंट भी हमारे पास बहुत है। तो मेरे ख्याल से पिछले 35 साल में जो हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, बहुत ही ज्यादा चेंज हुई है। हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर बात करें, हमारे ट्रेड डेफिसिट की बात करें, हमारे करंट अकाउंट्स की बात करें, ऑयल डिपेंडेंस की बात करें, ये सारी चीजों में हमने बहुत बड़े प्रोग्रेस किए हैं। और उसकी वजह से ये हुआ है कि वाइल वॉर इज समथिंग, और वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो किसी को पसंद नहीं है, और हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन होए। लेकिन अगर होती है तो इसका क्या लॉन्ग टर्म प्रभाव इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा? मुझे लगता है नहीं। और ये मार्केट भी देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछले 15 दिन से देखा है कि एफआईआईज की कंटिन्यूअस बाइंग रही है। और ये 22 को जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था टेररिज्म का, उसके बाद भी जब ये नेगेटिव जो जो रिस्क जो उभर रहे थे, उसके बावजूद एफआईआईज की बाइंग हो रही थी। तो दुनिया भी ये देख रही है कि इंडिया की जो साइज इतनी बड़ी हो चुकी है कि ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, लेकिन इकोनॉमिकली हम उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। और जैसे प्रकाश ने भी कहा कि लोकलाइज्ड कंपनीज, लोकलाइज्ड सेक्टर सेगमेंट जो है, उनमें इंपैक्ट आएगा, तो उसमें ऑब्वियसली मार्केट उस तरह से रिएक्ट करेगा। पर क्या ये लॉन्ग टर्म पिक्चर या इवन 1 या 2 साल का पिक्चर चेंज करता है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। जी बिल्कुल मेहर जी, सही बात की आपने। मजबूत है अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देखें तो। प्रकाश जी, आपके पास पहले आना चाहूँगी। गुड आफ्टरनून आपको। आपने कहा कि सिलेक्टिव अप्रोच हो जाना चाहिए मार्केट में, गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो कैसे हम ये सेग्रीगेट करें गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स क्या है? थोड़ा थीम वाइज हम जाए, जैसे ऐसे मूड माहौल में आप हम्म। देखें डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है, तो क्या हमें हम्म। ऐसे स्टॉक्स में अभी पैसा लगाना चाहिए? गुड आफ्टरनून शेयर। ये बिल्कुल देखिए, जो आपने भी एक उदाहरण के तौर पे दिया कि अर्निंग्स इज द बेडरॉक ऑफ द मार्केट, मतलब अर्निंग्स के हिसाब से ही मार्केट चलती है। क्या क्या सवाल ये है, क्या ये संघर्ष जो हो रहा है इससे हमारी कंपनीज की अर्निंग्स में आंच आएगी? और अगर वो आपका जवाब है कि बिल्कुल नहीं आएगी, उल्टा कई कंपनी तो मजबूत और हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपको लेना है। मिसाल के तौर पे आप एल&टी को लीजिए। एल&टी ने नतीजे जब पेश किए, उसको अगर आप थोड़ा सा परखें तो देखेंगे कि जो ऑर्डर बुक है वो बाहर के बिजनेस से करीब वो डबल है डोमेस्टिक बिजनेस की। डोमेस्टिक में मेरे ख्याल से 7 बिलियन है, वहां पे 15। अब ये इतनी बड़ी कंपनी जब बाहर से भी काम करने में सक्षम हो रही है और इतने ऊंचे मार्जिन पे हो रही है, और कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर बुक टू एग्जीक्यूशन जो देखें वो इतना बढ़िया पहले नहीं रहा है, तो क्यों नहीं आप ऐसी कंपनीज को लेना चाहेंगे? तो वॉर तो होती रहेगी, वॉर में सुलह भी आ जाएगी। उसके बाद जैसे अनुज ने कहा, मार्केट को एक चीज समझ आ जाए कि भाई अब खत्म हो गई, और अगले हफ्ते से सीज फायर है या कुछ ऐसे ठूस आ गई, तो वो तो अपना हिसाब 1 घंटे में हो जाएगा। सो
डेफिनेटली लेना चाहिए। एक और चीज बताना चाहूंगा, आपने थीम की बात की शेयर। डिफेंस में जो पहले कॉन्फिडेंस आया था और जो डिफेंस स्टॉक्स रैली हुए थे, तब लोगों को ये लग रहा था ये बबल है, कि ये इतना ऊंचा इनका भाव क्यों होना चाहिए, पी मल्टीपल बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अगर अब देखें आप, तो काफी डिफेंस के बिजनेसेस को बहुत अच्छी तरह से प्रूवन स्टेटस मिल गया है। जो हमारे यहाँ पे जो क्षमता बनी थी आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसका आपने प्रूफ दिखा है। और उसकी वजह से अब होगा क्या कि वो इकोसिस्टम और भी गहरा हो जाएगा और हमारे पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने शुरू हो जाएंगी। सो मेरे हिसाब से डिफेंस में बहुत सिलेक्टिवली ना समझे, लेकिन ब्रॉडली अगर देखें, जहां पे महंगे कम है स्टॉक्स पी मल्टीपल के लिए, उसमें अगर आप एलोकेशन करेंगे तो अगले 4 5 7 साल में तो इनका हुलिया बदल जाएगा। तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं उनकी साइज यहाँ से दिगनी तिगनी आराम से हो सकती है। सो जब वो होगी तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिला है। सो थीम्स काफी इमर्ज हो रहे हैं, चुनने पड़ेंगे धीरे धीरे। और जैसे मैंने कहा पहले, जल्दबाजी की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको रोज एक सिस्टम सिंपल रखिए, जी सोशल मीडिया में क्या वॉर में हो रहा है ओके देखना बंद प्रकाश, कर दीजिए, उसकी सॉरी जगह अभी इस समय आपका एनुअल थोड़ा रिपोर्ट। ऑडियो का इशू आ रहा है, एक बार आपके पास आते हैं वापस। मेहर जी, सेक्टोरली इस समय आपके हिसाब से कौन सी पॉकेट्स सबसे स्ट्रांग होंगी? कहाँ पर इस समय आप टॉप अप करेंगे अगर मार्केट गिरेगा तो? सडनली तो सेक्टोरली अगर देखें तो एक बहुत बड़ी जो ट्रेंड हो रही है और मुझे लगता है ये चलेगी, वो ये है कि यूएस जो है ग्लोबली अगर देखें तो यूएस रिसेशन में जाने की संभावना काफी हाई है। और उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी हाई लेवल पे स्टिकी हो चुके हैं। फेडरल रिजर्व रेट्स काट रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स जो लॉन्ग बॉन्ड्स हैं, 10 साल के बॉन्ड, 30 साल के बॉन्ड, उसके यील्ड्स नीचे नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि एंड गेम यूएस को लिक्विडिटी सप्लाई करने का होगा ग्लोबली। और उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जनवरी से लेके अभी तक हम डॉलर की अगर बिहेवियर देखें तो सारी करेंसीज के अगेंस्ट में डॉलर वीक हो रहा है। हमने देखा कि जो इनफ्लो यूएस में जा रहा था फंड ग्लोबल फ्लोज का, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग था पहले, वो अब इमर्जिंग मार्केट्स और बाकी सब मार्केट में जा रहा है। तो एक ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ने का मुझे लग रहा है संकेत अच्छा है। और उसकी वजह से जो एफआईआई का फ्लो हमने देखा पिछले 15-20 दिनों में, बहुत दिन के बाद पॉजिटिव आया, लेकिन अब कंसिस्टेंटली पॉजिटिव आ रहा है, वो मुझे लगता है एक कंटिन्यू रहेगा। उसकी वजह से आरबीआई को भी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में भी आरबीआई के पास लीवर्स हैं। जैसे हमने देखा कि ऐसे माहौल में भी आरबीआई ओएमओ कर रहा है। ओएमओ का मतलब क्या होता है? ओएमओ का मतलब ये है कि आरबीआई लिक्विडिटी सप्लाई कर रही है सिस्टम को ग्रोथ देने के लिए। ऐसे माहौल में करेंसी हमारी इतनी स्टेबल है, आरबीआई लिक्विडिटी दे रही है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स जो जहां पे क्रेडिट ग्रोथ के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी है, एनपीए का प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन भी अभी मोरलेस टिके हुए हैं, तो जो लार्ज एनबीएफसीज और लार्ज बैंक्स हैं वो जो फाइनेंशियल्स में है वो अच्छा करेंगे। तो ये एक सेगमेंट डेफिनेटली देखना चाहिए। डिफेंस तो हमने बात कर ही ली है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बन रही है और ये इंसिडेंट से शायद फोकस और स्पॉटलाइट और ऑर्डर बुक में उसमें ज्यादा इजाफा हो सकता है वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और फोकस हो जाएगा ये इंसिडेंट के बाद, क्योंकि हमने जैसे देखा था कि जो हमारी ईस्टर्न बॉर्डर है चाइना के साथ, वहां पे हमने बहुत बड़ा काम किया था। बट वेस्टर्न बॉर्डर में मुझे लगता है कि और काम हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है डिफेंस और बाकी सबकी, उसकी जो क्षमता है वो प्रूव हो चुकी है। जैसे हमने देखा पिछले बहुत 3-4 दिन से बहुत ही अच्छी तरह से लोकल इक्विपमेंट भी अच्छा चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या चाहे। मुझे लगता है इंडिजिनाइजेशन का जो माहौल है, जो फोकस है, वो और बढ़ सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये करेक्शन में अगर कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी वाले जो स्टॉक्स हैं वो करेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि टिपिकली ये होता है कि अनिश्चितता की सिचुएशन में शायद कंज्यूमर्स कंज्यूम ना करें और ये एक्सपेक्टेशन है स्टॉक प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। और काफी सारा हम देखें सम एसी लिंक स्टॉक्स हैं जहां पर डिमांड इतनी अच्छी नहीं, वो काफी करेक्ट हो चुके हैं। तो कंजम्पशन वाली स्पेस में अगर स्टॉक्स नीचे आते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, बट ये हाई ग्रोथ सेक्टर्स जो लंबे टाइम के लिए हमें लग रहा है कि अच्छा करेंगे, तो वो सेगमेंट भी हम देख सकते हैं। ठीक है। मीर जी, आपने एमफी का डेटा देखा होगा, अप्रैल का म्यूचुअल फंड का डेटा, एसआईपी रिकॉर्ड हाई पे है। चाहे टैरिफ हमने देखा, टैरिफ वॉर देखा, जो पॉलिटिकल टेंशंस देखी, अर्निंग्स देखी, लेकिन निवेशकों का भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाया नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो एक फंक्शन है हमारे डेमोग्राफिक्स का, जिस तरह से इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं, लोगों की जो ट्रांजिशन हो रही है मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल टू एफ्लुएंट क्लास में, उसकी वजह से सेविंग्स पूल स्ट्रक्चरली
बढ़ता जा रहा है और उसके फ्लोज हमने म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस स्कीम्स, ईपीएफ एंड इंश्योरेंस में देखे हैं। इवन ब्रोकिंग में हम देखें तो डीमैट अकाउंट ज्यादा खुल रहे हैं, एक्सेट्रा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल थीम है। जो नेट फ्लोज हमने देखा शायद एनएफओ की वजह से थोड़ा कम दिखा हमें ये महीने में, बट वो एनएफओ का तो ये है कि वो माहौल की तरह चलता है। तो पिछले 3-4 महीने में बाजार थोड़ा वीक रहा है तो एनएफओ कम हुए हैं। जैसे बाजार पिकअप होगा एनएफओ भी आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि एसआईपी के अलावा के जो नंबर्स हैं वो भी वापस बढ़ जाएंगे और एक स्ट्रक्चरल जो डोमेस्टिक सपोर्ट मिल रहा है बाजार को वो चालू रहेगा। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जब एफआईआईज बेच रहे थे तो डोमेस्टिक का एक्सेलरेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा बाइंग हो रही थी डोमेस्टिक की, और अब जब डोमेस्टिक की बाइंग थोड़ी कम हुई है तो एफआईआईज वापस बाजार में आ रहे हैं, तो एक अच्छी बैलेंस हो रही है बाजार में। बिल्कुल, अच्छा बैलेंस